हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस एकेडमी। माय नेम इज़ गौरव तिलथी। और दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। दोस्तों मैंने क्या किया है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए। देखो ये अमेंडमेंट है और कहाँ कहाँ क्या चेंज हुए, तो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट मैंने ऐसे इंपॉर्टेंट लिखे कहीं कहीं के। अब अगर आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भैया हमको अमेंडमेंट याद ही नहीं होते, क्योंकि भाई किसी के बाप को याद नहीं होते, इतने सारे अमेंडमेंट कहाँ से याद रखेंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट 10 15 20 अमेंडमेंट तो याद होनी चाहिए। तो उसका तरीका होता है दोस्तों, उसको लिखना पड़ता है थोड़ा कष्ट करके, मेहनत करके। और एक और चीज़ बताता हूँ स्टार्ट करने से पहले, कि बार बार जब एक ही चीज़ को आप रिपीट करते हो ना, तो आपके माइंड में दोस्तों लूप बनता है। उसको साइंस की भाषा में बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मुझे देख लो एक बार, बिल्कुल करोड़ों रुपए की इन्फॉर्मेशन है, करोड़ों की, मतलब 10 करोड़ की इन्फॉर्मेशन है, बता रहा हूँ। माइंड के अंदर ब्रेन न्यूरॉन्स होते हैं दोस्तों। जब आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हो, बार बार पढ़ते हो ना, तो आपके अंदर के न्यूरल पैटर्न जो होते हैं वो पक्के होने लगते हैं, स्ट्रांग होते हैं। जैसे आपने क्या किया, एक धागा था, धागे के ऊपर एक और धागा लपेट दिया, फिर एक और धागा लपेट दिया, फिर एक और धागा लपेट दिया, ऐसे करते करते वो बड़ी रस्सी बन जाती है। इसी को बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसीलिए जो यूपीएससी वाले आईएएस आईपीएस जो बन जाते हैं, वो लोग बोलते हैं अपने नोट्स बनाओ और उनको बार बार रिवाइज करो। मूर्ख नहीं है वो। बात यह है कि अपन आधा में गौरव भाई से पढ़ लिया, आधा ये वाली किताब से पढ़ लिया, आधा चिंटू से पढ़ा, आधा पिंटू से पढ़ा, कचरा हो गए। न्यूरल पाथवे बन ही नहीं पाए। क्योंकि अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो अगर या तो ये वीडियो से अभी निकल जाओ, अभी निकल जाओ, बिल्कुल मत पढ़ो। अगर मुझसे पढ़ रहे हो ना, तो फिर सब्सक्राइब भी करो और इस वीडियो को बार बार देखना, बार बार देखना। तब आपके दिमाग में घुस जाएगा और आपका न्यूरल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे स्ट्रांग होगा ना, आपकी मतलब रिफ्लेक्स काम करेंगे। आपको क्वेश्चन दिखेगा, आपका सीधा आंसर आएगा, क्योंकि आपने रिपीट इतना कर लिया है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी के हिसाब से आपकी नर्व्स में बहुत ज़्यादा पक्की हो गई है, वो रिपीट होकर न्यूरल पैटर्न आपका मतलब खतरनाक हो चुका है। क्या होता है कि जैसे आपने ये पढ़ा, फिर चिंटू भाई का पढ़ा, फिर पिंटू भाई का पढ़ा, तो आपका जो ब्रेन का न्यूरल पैटर्न स्ट्रॉन्ग कभी हो ही नहीं पाया। इसलिए रिपीटेशन नहीं कर रहे हो आप, तो कचरा होने लगोगे। फिर उसका देखोगे, फिर उसका देखोगे, फिर इस खूबसूरत लड़की का देखोगे, इस वीडियो का देखोगे, इधर उधर का देखोगे, कभी वो आपका स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं पाएगा न्यूरल पाथ, तो आपको कुछ याद रहेगा नहीं और एग्जाम में जाकर भूलोगे। इसलिए लोग बोलते हैं कि एक किताब को 10 बार पढ़ो, ना कि 10 किताब को अलग अलग पढ़ो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर आप अभी भी अगर कुछ दिमाग में नहीं घुसा हो तो बाहर निकलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट में गाली बक दो, जो करना कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेमोक्रेटिक इंडिया है। लेकिन पढ़ रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन ज़रूर पढ़ाएंगे अपन, है ना। चलो, अब कहानी ये है दोस्तों, मुझे भी याद नहीं हो रहा था। मैंने कहा भाई साहब, दुनिया के सारे अमेंडमेंट याद हो जाते हैं, ये 41st अमेंडमेंट है, याद नहीं हुआ। क्योंकि ये 22 अमेंडमेंट है, बुक में भी नहीं दिख रहा था मुझको। फिर मैंने अलग से लिखा दोस्तों, ये मौका लगाने के बाद। इसमें लिखा 41st अमेंडमेंट एक्ट में कि चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन रिटायरिंग एज चेंज फ्रॉम 60 से 62, और ये आर्टिकल 316 में लिखा गया है। देखो ना, दो इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से बताता हूँ। इसमें लिखा है कि 41st अमेंडमेंट क्या एक्ट, 41st अमेंडमेंट एक्ट क्या है। तो इसमें दोस्तों जो चेयरमैन होते हैं और मेंबर्स होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के, उनकी रिटायर करने की एज 60 से बढ़ा के 62 कर दी गई है। पहले 60 में होते थे रिटायर, लेकिन अब 62 में होते हैं। और ये आर्टिकल कहाँ लिखा गया है दोस्तों, आर्टिकल 316। अब आप सोचोगे हमें तो भैया ना 41st याद होता है ना 316, तो फिर किताब बंद कर दो। क्योंकि तुम रो रहे हो, तुम डर रहे हो, डरो मत। याद करना ही पड़ेगा, बार बार देखो उसको। 41st अमेंडमेंट है और आर्टिकल 316 में बात लिखी गई है, इसलिए तो मैंने नोट्स बनाए हैं। आप भी नोट्स बनाओ, ठीक है। थोड़ा मैंने फोटो खींचा इसलिए थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, बट ईमानदारी से पढ़ लेना, खुद के नोट्स बनाना, या फिर वीडियो को बार बार देखो 2 की स्पीड में। ये देखो इंपॉर्टेंट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है दोस्तों, सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रिटी वॉज एडेड टू द प्रीएम्बल और न्यू फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखो क्या क्या हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट में दोस्तों, क्या हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 टर्म होती हैं, जिसको सोशलिस्ट बोलते हैं, सेक्युलर बोलते हैं और इंटीग्रिटी। तो SIS, मतलब SIS मैंने ऐसे याद कर लिया, जैसे सिस्टर बोलते हैं ना, सिस्टर, SIS सिस्टर। तो उधर से मैंने याद कर लिया कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 3 वर्ड यूज़ हुए थे। SIS बोले तो सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट ही वो अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड हुई थी दोस्तों। कितनी हुई थी, 11 हुई थी। याद रहेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो, अब पता होना चाहिए 44th अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है। इसमें दोस्तों लिखा है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी थी दोस्तों, राइट टू प्रॉपर्टी अपना जो था वो फंडामेंटल राइट नहीं है अब, और उसको शिफ्ट कर दिया गया है, आर्टिकल 31 से 300 है। देख रहा हो कितनी इंपॉर्टेंट, करोड़ों रुपए की इन्फॉर्मेशन है। एक बार फिर से बताता हूँ दोस्तों, देखो अपने फंडामेंटल राइट कितने हैं मुझे देखो, 7 थे पहले, 7 थे कि नहीं, लेकिन 7 में से फिर 6 क्यों बचे दोस्तों, क्योंकि एक जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा के कहाँ डाल दिया, आर्टिकल 31 से हटा के आर्टिकल 300A में डाल दिया। तो यही क्वेश्चन बनेगा कि भाई साहब राइट टू प्रॉपर्टी जो कि आर्टिकल 31 था, उसको कहाँ से उठा के कहाँ डाल दिया, तो राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 31 से उठा के 300A में डाल दिया।
ये बात आपको पता होना चाहिए। और राइट टू प्रॉपर्टी क्यों हटाया था दोस्तों, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं। क्योंकि क्या हुआ था, मान लो मेरा इधर खेत बना हुआ है और सरकार को बनाना है, यहाँ से ब्रिज बनाना है, तो फिर मैं रॉयल राइट बचाऊंगा, अरे भैया मेरे दादा की ज़मीन थी, मेरे इस पापा की ज़मीन थी, इन्होंने खरीदी थी, खून पसीना की मेहनत कमा के ये करा था वो करा था, मैं अपनी दादा की ज़मीन कैसे बेच सकता हूँ। तो मैं भयंकर मगजमारी करता और नंगा नाच बचाता सरकार के सामने कि अब वो सरकार बोलती कि तुमको 1 करोड़ रुपये हम दे रहे हैं, ले लो। अब मैं अपना मुंह फाड़ता, नहीं भैया मेरे को तो 1 करोड़ नहीं, मेरे को तो 3 करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि मेरे दादाजी की ज़मीन थी, मैं नहीं दूंगा। तो फिर सरकार को बहुत दिक्कत जा रही थी, ऐसे कई चिंटर पंटर फालतू लोग आएंगे जो कि हमारे काम में, गवर्नमेंट के काम में अड़ंगा लगाएंगे, कहेंगे हमारे हमारा प्लॉट है, हमारा खेत है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, बहुत नेता बन रहे हो ना, उन्होंने कहा कि ये जनता जनार्दन से भीख मांगने से अच्छा राइट टू प्रॉपर्टी को, फंडामेंटल राइट को हटा के साले को इधर डाल दो 300A में, इसलिए डाल दिया। अब किसी के बाप की दम नहीं है, अब सरकार को ब्रिज बनाए चाहे वो मेट्रो बनाए, किसी के बाप की दम नहीं है। 2 मिनट के अंदर सरकार जितना पैसा बोलेगी उतना पैसा मिलेगा जो मार्केट में रेट चल रहे हैं, और तुम्हें अपनी रजिस्ट्री और अपने साइन करने पड़ेंगे कि हाँ भैया ये सरकार के उसमें दे रहे हैं, सरकार डेवलपमेंट करना चाहती है, इसलिए सरकार हमको उतना पैसा दे रही है जितना मार्केट में रेट चल रहा है। तो अब अपन चूँ चा चपड़ वो नहीं कर सकते। कहानी समझ में आई? याद रखना इसको, मैं देसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कहानी, रटन विद्या वाला काम नहीं है। अब देखो 61st अमेंडमेंट एक्ट दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसकी मैं ट्रिक बता दूंगा। ये है दोस्तों 61 नंबर का, क्या है 61, याद रहेगा। अब देखो इसमें लिखा है कि चेंज एलिजिबल वोटर्स एज फ्रॉम 21 से 18। पहले क्या था दोस्तों, जो वोट देने का वो था प्रावधान, उसमें 21 साल का बंदा, 21 साल का लड़का, 21 साल की लड़की होती थी, तब जाके वोट दबा के आते थे कांग्रेस पे और फूल पे और दुनिया भर पे। लेकिन 61st अमेंडमेंट एक्ट के तहत दोस्तों 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया। अब 18 साल अपनी वोटिंग एज। अब देखो कहानी याद करने का तरीका है 61st, और यहाँ क्या लिखा है 21 से 18। तो 61st जब भी मुझे दिखता है 61, तो मुझे 21 वाला दिखता है, 61 का 1, 21 का 1। मुझे याद हो गया कि 61st अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू, मतलब वोटिंग एज को कम करना, तो 21 से 18 मुझे ऐसे याद हो गया, मैंने 1 से याद कर लिया। अब देखो ये 1 और करोड़ रुपए का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट वाले लिखे दोस्तों, क्योंकि मैं इनको भूल रहा हूँ इसलिए मैंने लिखे। 69th अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है, इसमें दोस्तों देखो कितनी प्यारी बात है। अपन सोच रहे हैं कि अपनी भारत की राजधानी दिल्ली है इंडिया की, तो दिल्ली ही क्यों है, जयपुर क्यों नहीं है, भोपाल क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों आर्टिकल 69 के तहत दिल्ली को ही नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया है। ठीक है, बस इतनी सी बात है, इसको जीवन भर याद रखना कि दिल्ली की जगह अगर सरकार चाहे तो कल साला 69 अमेंडमेंट एक्ट को फिर से अमेंड करके इसको अपन जयपुर बना देंगे, अपनी राजधानी जयपुर राजधानी रहेगी, भोपाल राजधानी रहेगी, कुछ भी कर सकती सरकार के हाथ में सब कुछ है। अब मत पूछना बार बार, और आपको पता होना चाहिए कि भैया ये अपनी दिल्ली ही क्यों है। इसी तरीके से दोस्तों एक आर्टिकल और होता है, अगर आप योद्धा हो तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ आप में कितनी ताकत है, कितने ईमानदारी से पढ़ते हो। अपनी सुप्रीम कोर्ट दोस्तों दिल्ली में ही क्यों है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में भी क्यों है, और उसका आर्टिकल कौन सा है दोस्तों? और क्या अपन सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली से हटा के, जिस तरीके से मैंने ये बताया कि अपन कैपिटल टेरिटरी को हटा के दिल्ली से जयपुर कर सकते हैं, तो क्या हम दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट को उठा के भोपाल में सुप्रीम कोर्ट बना सकते हैं? क्या हम भोपाल से उठा के उसको जयपुर बना सकते हैं? कि जयपुर से उठा के कलकत्ता में बना सकते हैं? कलकत्ता से उठा के बम्बई में बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो आर्टिकल पता होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और अपने आप को योद्धा साबित करो। मैं चैलेंज मार रहा हूँ, ओपन चैलेंज, जिसमें दम हो पढ़ो, सीखो, चैट जीपीटी की मदद लो और आंसर दो, और अपने आप को प्रूव करो कि हाँ हम पढ़ने वाले मनोरंजन वाले लोग नहीं हैं। ये चैनल सिंसियर लोगों का ही है, यहाँ मतलब आर पार वाली लड़ाई होती है। ठीक है, कचरों का काम है ही नहीं है। जिसको बुरा लग रहा हो गाली बक के जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बहुत गालियाँ सुनी है, बट मैं चाहता हूँ कि आपकी हेल्प कर पाऊँ मैं 10-15 मिनट में, जो भी है। अब देखो 101 अमेंडमेंट एक्ट, ये तो और करोड़ों रुपए का क्वेश्चन है, सीधा सीधा आता है, लोगों को पता नहीं चलता। अब देखो 101st अमेंडमेंट एक्ट में क्या होता है दोस्तों? पहली बात मैंने देखो अलग से मैंने लिखा कि भाई साहब 2016 में आया था, क्योंकि दिक्कत होती है, एग्जामिनर हरामी है, वो पूछेगा साला, कहेगा कि 101st अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 2016 में आया था, कचरा हो जाएगा, पर सोचेंगे कब 15 में आया था कि 16 में 17 में, दिमाग खराब होता है, इसलिए स्पष्ट लिखा मैंने। दूसरी बात, इसमें दोस्तों 2016 में जीएसटी आ गया था, जीएसटी कितनी इंपॉर्टेंट बात है, तो आपको अब जीवन भर पता होना चाहिए कि 101 नंबर पर भाई साहब जीएसटी। अब इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक ये है कि 101 के अंदर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1। तो मैंने ट्रिक बना ली कि सबसे पहले भैया तुम साला चड्डी खरीदो चाहे बनियान, तुमको जीएसटी देना है। तुम गिलास खरीदो चाहे घड़ी, तुमको जीएसटी देना ही देना है। तो जब भी 101 दिखेगा आपको जीएसटी आंख बंद करके मार देना। ठीक है भाई। अब देखो 102 में क्या है दोस्तों? ये 2018 में है, मैंने ये भी याद रखा है, देखो 2 साल बाद बिल्कुल। इसमें है दोस्तों, इट प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो एनसीबीसी मैंने याद कर लिया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब मैंने बीसी के अंदर मैंने गाली निकाली, वही वाली बहन, वही वाली, समझ गए तुम?
तो अब देखो तरीके हैं याद करने के, अब जीवन भर याद रहेगा। जब भी, अब मेरे एक दोस्त है उसने बोला गौरव भाई बस मैं तुम्हें 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ, और भोसड़ी सॉरी, और 2 मिनट का बोल के भाई ने क्या कर दिया, भाई ने 20 मिनट 2 घंटे लगा दिए। तो मैं कह रहा हूँ अरे 20 ही मतलब गाली बकते, अरे क्या है दिमाग खराब कर दिया यार, 20 मतलब इस तरीके से गाली बकते ना, नेचुरल है, बकते हैं सब बकते हैं। तो ऐसा बहुत, अरे यार तूने साल 2 मिनट का बोल 2 घंटे लगा दिए, तो पूरा टाइम बेकार हो गया, टाइम बर्बाद हो गया मेरा। तो अब मुझे जब भी टू दिखता है तो मैं 102 सोचता हूँ, और 102 सोचता हूँ तो मेरे मुंह से निकलती बीसी वाली गाली। आई एम सॉरी, ये मेरा तरीका है समझाने का, ताकि दिमाग में घुसे। प्यार मोहब्बत से पढ़ना है तो दूसरे चैनल पर चल जाओ, इधर तो बिल्कुल रॉ तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे हेल्प करनी है आपकी। तो मैं बोल रहा हूँ अरे बीसी तू 2 मिनट का बोल के 2 घंटे लगा दिए। तो जब भी मुझे 2 दिखता है मेरे दिमाग में गाली निकलती बीसी, और मुझे 102 अमेंडमेंट एक्ट याद हो जाता है। और अगर मुझे 102 याद है तो 101 तो मैंने बता ही दिया है, सबसे पहले चड्डी लो या बनियान जीएसटी देना पड़ेगा। 101 और 102 याद हो गए। लास्ट वाला देखो दोस्तों, फोटो इधर करता हूँ अपनी, इधर देखो 103 है दोस्तों, ये 2019 में आया था। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दिया था। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो बड़ी बड़ी समाज के होते हैं, जनरल वाले लोग होते हैं, लेकिन वो भी इकोनॉमिकली वीक होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, गरीब होते हैं, तो उनके लिए भाई साहब सरकार ने 10% का रिजर्वेशन रखा है। तो 103 में ज़रूर याद रखना इस चीज़ को, जो कि 2019 में आया था। और बड़े बड़े राजपूत हैं या कोई भी हो या जनरल के लोग हों, अगर उनकी आर्थिक स्थिति खराब है तो उनको 10% रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि दोस्तों, बिल्कुल है। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन और पूछता हूँ, देखता हूँ सच में आप कितने बड़े योद्धा हो। मैंने 1, 2 और 3 बता दिया। 104 अमेंडमेंट और 105 अमेंडमेंट ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। आजकल तो शायद कमेंट में वॉइस कमेंट भी स्टार्ट हो गया, कहीं मैंने देखा था। ज़रूर बताओ, आई वुड लव टू सी, मैं देखूंगा। और इंगेज करेंगे अपन, कम्युनिटी बिल्ड करेंगे और ईमानदारी से पढ़ेंगे। लास्ट रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आया हो, लगाओ कि कुछ सीखा हमने, तो ज़रूर एक बंदे को शेयर कर दो जिसको आप प्यार मोहब्बत करते हो, आपकी फ्रेंड होगी, दोस्त होगी, लड़का लड़की कोई भी होगा, उसको बताओ, उसकी हेल्प करो। उसको दिल में ज़रूर फीलिंग आएगी यार, कोई कोई बंदा तो है जो मेरे लिए पॉजिटिव सोचता है और हेल्प करना चाहता है, तभी उसने शेयर किया है। और मेरा मेरा भी थोड़ा भला हो जाएगा, मेरा चैनल थोड़ा ग्रो करेगा, क्योंकि मुझे तो टॉप एजुकेटर बनना है दोस्तों। तो मैं पूरी ताकत लगाऊंगा इन ऑर्डर टू बिकम अ टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, मेरा सपना साकार करो, मेरी हेल्प करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू।